नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटीबायोटिक्स। कैन यू रिकॉल, ये पेज नंबर 82 में दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। तो बहुत सारी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होते हैं उसे क्योर करने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ ह्यूमन्स का बैक्टीरियल डिजीज़ ही नहीं, एनिमल्स में भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है उसे क्योर करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये एंटीबायोटिक्स कैसे बनता है, ये बैक्टीरिया और फंगी से बनाया जाता है। यानी जो बीमारी बैक्टीरिया से होता है उसे क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है, और ये एंटीबायोटिक्स भी बैक्टीरिया से बनता है। यानी एंटीबायोटिक्स का जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया से हुआ है उसे क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम एंटीबायोटिक्स यूज्ड against various strains of bacteria are penicillin, cephalosporins, monobactam, bacitracin, erythromycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, tetracyclines, vancomycins, etc. Rifamycin is effective against tuberculosis. तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का नाम दिया है बुक में, तो उसे अच्छी तरह से याद कर लेना। कौन सा एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बैसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन्स और वेनोमाइसिन्स एक्सेट्रा। उसके अलावा रिफामाइसिन भी है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होता है वो ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। कैन यू रिकॉल, ये भी पेज नंबर 82 में है, उसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन अबाउट देयर कंजम्पशन। मतलब एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आंसर क्या है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। उसका मतलब है समझो कोई बीमारी हुआ है, बुखार आया है और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिए खाने को कहा और 4 दिन के लिए खाने को कहा, और ये खाने के बाद 1 दिन के बाद समझो अगर ठीक हो गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे रोक देना चाहिए, वो कोर्स एंटीबायोटिक्स लेना बंद करना चाहिए। जितना दिन लेने को कहा उतना दिन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंद किया, लेना बंद कर दिया तो ये जो बैक्टीरिया है दोबारा अटैक करता है। इसके लिए जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया कितने दिनों के लिए लेना है उसके अकॉर्डिंग से वो लेना ज़रूरी है। एक्सेसिव कंजम्पशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया। अभी 4 दिनों के लिए लेने को कहा है तो सिर्फ 4 दिन के लेना है, उसे ज़्यादा दिन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से हमारी बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उसे भी किल करता है, उसे भी मार देता है। इसके लिए जैसा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसी तरह एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। कैन यू टेल, ये पेज नंबर 82 में दिया है टेक्स्ट बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफरेंट मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड इन बायोगैस प्लांट। अभी बायोगैस प्लांट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है 9th स्टैंडर्ड में। तो ये बायोगैस प्लांट में कौन सा मटेरियल डाला जाता है जो डिकम्पोज होता है। तो आंसर है एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेट गार्बेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन थ्रू इट, विच इज़ द फ्यूल आउट ऑफ दोज। ये सेकेंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन थ्रू इट, यानी बायोगैस प्लांट में ये सब डालने के बाद डिकम्पोजिशन के बाद क्या यूजफुल मटेरियल मिलता है। तो आंसर है बायोगैस एंड स्लरी आर ऑब्टेन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है विच इज़ द फ्यूल आउट ऑफ दोज। इन दोनों में से, बायोगैस और स्लरी में से फ्यूल कौन सा है। तो आंसर क्या है, बायोगैस इज़ द फ्यूल। और स्लरी क्या है, स्लरी इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर। तो स्लरी है वो फर्टिलाइज़र के जैसे यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स। तो बायोगैस प्लांट में ये सब डालने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है, और ये डिकम्पोजिशन कौन करता है, दैट इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड इन द थर्ड क्वेश्चन। तो ये डिकम्पोजिशन कौन सा ऑर्गेनिजम्स करता है, सेलुलोमोनस, सूडोमोनस, मिथेनोबैक्टीरियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी, ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से माइक्रोब्स की यूज़ करके फ्यूल बनाया जा सकता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है, गेशियस फ्यूल, इथेनॉल और हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज़ गेशियस फ्यूल? मीथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो अर्बन एग्रीकल्चरल वेस्ट है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं? एनारोबिकली। एनारोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोब जो है अर्बन एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिकम्पोज करके वी गेट व्हाट? गेशियस फ्यूल। और उस गेशियस फ्यूल का नाम क्या है? मीथेन। नेक्स्ट वन, इथेनॉल। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल obtained during fermentation of molasses by the yeast Saccharomyces। तो इथेनॉल एक टाइप ऑफ अल्कोहल है और ये इथेनॉल कैसे बनता है? जब मोलासेस जो रहता है, मोलासेस क्या होता है? शुगर केन जूस से जब शुगर बनता है, शुगर बनने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसे कहते हैं मोलासेस। और उस मोलासेस को फर्मेंट किया जाता है। किससे फर्मेंट किया जाता है? बाय ईस्ट सैक्रोमाइसेस। तो जब मोलासेस को ईस्ट सैक्रोमाइसेस फर्मेंट करता है तो वी गेट द अल्कोहल इथेनॉल। और ये इथेनॉल जो है वो क्लीन स्मोकलेस फ्यूल है। इसका मतलब क्या है? जब इथेनॉल को जलाते हैं तो वी गेट ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम नहीं मिलता है। जब येलो फ्लेम होता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, लेकिन इसको जलाते वक्त ब्लू फ्लेम निकलता है। तो इसके लिए ये क्लीन और स्मोकलेस फ्यूल है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज़ कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। तो ड्यू टू वेरियस रीज़न जो हाइड्रोजन गैस है वो अभी यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो we can use hydrogen gas as fuel in the future. Hydrogen gas is released during biophotolysis of water in which bacteria perform the photoreduction. अभी reduction और oxidation का मतलब समझ के ले लेना। तो that you have studied in lesson 3 science 1. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लूसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिडक्शन है तो यहाँ पे गेन होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो बायो का मतलब क्या है? माइक्रोब्स। और फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। और लिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। और ये बायोफोटोलिसिस किसका होता है? वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन गैस बनता है। और इस प्रोसेस में बैक्टीरिया के वजह से हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन और उसका रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटो रिडक्शन होता है, किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसके वजह से? बैक्टीरिया के वजह से। और इस वजह से हाइड्रोजन गैस बनता है। Similar to fuels, various industrial chemicals are also produced through microbial process. For example, various alcohols, acetone, organic acids, fatty acids, polysaccharides that are useful as raw materials in chemical industries. तो microorganism जो है वो सिर्फ फ्यूल नहीं बनाता, बहुत सारी रॉ मटेरियल्स, केमिकल रॉ मटेरियल्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है वो भी बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड्स, पॉलीसैकेराइड, ये सब रॉ मटेरियल्स जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और ये किससे बनता है? माइक्रोब से बनता है। सम ऑफ दीज आर यूजफुल हैज़ रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट्स में भी ये रॉ मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। कैन यू टेल, ये पेज नंबर 82 में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच डिफरेंट मटेरियल्स आर डीकम्पोज्ड इन बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट के बारे में ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। तो बायोगैस प्लांट में कौन सा मटेरियल डाला जाता है जो डिकम्पोज किया जाता है? तो आंसर है एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेट गार्बेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन, विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट, विच इज़ द फ्यूल आउट ऑफ दोज। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये सब चीज़ें, ये सब वेस्ट जो है, एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेट गार्बेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा को जब बायोगैस प्लांट में डाला जाता है और डिकम्पोज होता है तो कौन सा यूज़फुल मटेरियल इससे मिलता है? तो आंसर क्या है? बायोगैस एंड स्लरी। तो ये दोनों यूज़फुल मटेरियल्स बायोगैस प्लांट में वी ऑब्टेन।
और नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ अ फ्यूल आउट ऑफ दोज, तो इन दोनों में से फ्यूल कौन सा है, तो आंसर क्या है, बायोगैस इज़ द फ्यूल। तो इन दोनों में से फ्यूल कौन सा है, बायोगैस। और स्लरी का क्या स्लरी कैसे यूज़फुल है, स्लरी इज़ यूज्ड एज मैन्योर, तो स्लरी को जो है फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स, अभी इन सब को बायोगैस प्लांट में डाल के डिकम्पोज किया जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन कौन करता है, तो आंसर क्या है, सेल्यूलोमोनस, सूडोमोनस, मिथानोबैक्टीरियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये सब बैक्टीरिया जो है वो एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेट गार्बेज, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सब को डिकम्पोज करके what we get out of that, biogas and slurry. Biofuel is important among the renewable source of good energy. ये जो biofuel है वो renewable source of energy, it can be renewed again and again, that is why it is a good energy. अभी ये biofuel 3 फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड फॉर्म में कैसे अवेलेबल है, कोल, डंग बोले तो गोबर, क्रॉप रेसिड्यू। लिक्विड फॉर्म में कैसे अवेलेबल है, वेजिटेबल ऑयल्स और अल्कोहल। गैसियस फॉर्म में कैसे अवेलेबल है, गोबर गैस, कोल गैस एक्सेट्रा। नाउ दीज फ्यूल्स आर अवेलेबल ईजिली एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी, दीज आर रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर। तो ये बायोफ्यूल जो है वो आसानी से मिल जाता है और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, देयरफॉर इट इज़ रिलायबल फ्यूल, फ्यूचर के लिए एक रिलायबल फ्यूल है। अब बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैसे होता है वो इस डायग्राम से पता चलेगा। दिस डायग्राम इज गिवन इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82। तो जो प्लांट्स होता है दे प्रोड्यूस बायोमास, प्लांट्स बायोमास प्रोड्यूस करता है। कैसे बायोमास प्रोड्यूस करता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो रहता है वो बायोमास बनाता है, और बायोमास कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन। फिर ये बायोमास को हार्वेस्ट किया जाता है, ये ट्रीज़ को जब भी हार्वेस्ट किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर थ्रेशिंग के लिए। थ्रेशिंग के बाद जो रेसिड्यू या क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, जो हे होता है वो बच जाता है, उसमें क्या रहता है, सेल्यूलोज रहता है। इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्यूलोज। फिर ये सेल्यूलोज को इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है और इंडस्ट्रीज़ में सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ इन शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर ये शुगर को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है बाय फर्मेंटेशन। सो लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन, तो शुगर को लिक्विड फ्यूल में फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है, बाद में लिक्विड फ्यूल को बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये बायोफ्यूल जो है व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, ट्रक, एरोप्लेन, इसे चलाने के लिए बायोफ्यूल यूज़ किया जा सकता है। जब ये बायोफ्यूल यूज़ करता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी ट्रीज उसे यूज़ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और बायोमास प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोसेस जो है वो, ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूस रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिलायबल फ्यूल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। ड्यू टू इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट, sewage and various pollutants, there is increase in pollution which leads to ever increasing diseases and degradation of environment, especially in cities of densely populated countries like India। तो जो सॉलिड वेस्ट है वो इंक्रीज़ होते जाता है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जैसे कि फूड वेस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको सब कहते हैं सॉलिड वेस्ट। और सुएज जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। सुएज क्या होता है, जो घर से डर्टी वाटर आता है या इंडस्ट्रीज से जो डर्टी वाटर आता है उसे कहते हैं सुएज। और दूसरे पोल्यूटेंट्स के वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, और पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके वजह से बीमारियां बढ़ रही है और एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होते जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रेड होता है। और ये डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट और बीमारियां ज़्यादा कहाँ पे होता है, सिटीज़ में होता है, और स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ में जो डेंसली पॉपुलेटेड होता है जैसे कि इंडिया। लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफ़िकल्ट इफ़ दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व एट राइट टाइम एंड टू राइट एक्सटेंट। तो ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम अभी इसी वक्त इसको कंट्रोल ना करें। तो इट हैज़ टू बी सॉल्व, अभी इसी वक्त इसको सॉल्व करना चाहिए, एट राइट टाइम और राइट एक्सटेंट में ये सॉल्व करना चाहिए, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स।
पेज नंबर 83 में एक क्वेश्चन दिया, हाउ अर्बन वेस्ट दैट इज़ एक्यूमुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टन्स में बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो अर्बन रीजन में जो वेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो भी टन्स एंड टन्स ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, उसे कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है? अर्बन वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टन्स इज डिस्पोज्ड एट लैंड फिलिंग साइट्स। तो अर्बन वेस्ट को कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है? लैंड फिलिंग साइट्स में डिस्पोज किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लैंड फिलिंग साइट्स। डिग्रेडेबल वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरिया इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो दो टाइप का वेस्ट रहता है, डिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो लैंड फिलिंग साइट्स में डिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम दी रेसिडेंशियल एरिया। तो पहले तो ओपन स्पेस ढूंढना पड़ता है और ये ओपन स्पेस जो है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर रहना चाहिए, ताकि जब अर्बन वेस्ट इसमें डिस्पोज किया जाएगा तो लोगों पर असर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ओपन स्पेस जो रेसिडेंशियल एरिया से दूर है ऐसा जगह को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये पिट बनाने से पहले एक वेल डिग किया जाता है। वेल क्यों डिग किया जाता है? टू मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये वेल डिग किया जाता है ताकि ग्राउंड वाटर लेवल का डेप्थ पता चले। एक बार ग्राउंड वाटर लेवल का डेप्थ पता चलेगा उसके बाद ये पिट को डिग किया जाता है और ये पिट जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल से ऊपर रहना चाहिए। Those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching of toxic and harmful material। तो ये जो पिट है उसमें प्लास्टिक शीट का लाइनिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अगर प्लास्टिक शीट लाइनिंग नहीं होगा तो जब अर्बन वेस्ट इसमें डाला जाएगा तो इसमें से जो टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल्स आता है वो नीचे वाले सॉइल में वो सोक हो जाएगा। नीचे वाला सॉइल जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसके वजह से ये सॉइल जो है वो पल्यूट हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी पल्यूट हो जाएगा। इसे एब्जॉर्ब जो हार्मफुल मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल जो सॉइल उसे एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं लीचिंग। तो ये लीचिंग को अवॉइड करने के लिए पिट में प्लास्टिक शीट लाइनिंग ऑफ प्लास्टिक शीट दिया जाता है ताकि टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल्स है वो लीच ना हो नीचे वाले सॉइल में। कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड इन द पिट। तो ये पिट में कंप्रेस्ड वेस्ट डाला जाता है। कंप्रेस्ड वेस्ट क्यों डाला जाता है? ताकि जब ये कंप्रेस्ड होता है तो वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह नहीं लेता, एकदम कम जगह लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा डंप वेस्ट जो है इसमें डाला जा सकता है। इसके लिए हमेशा वेस्ट को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद ये पिट में डाला जाता है। इट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल। तो ये जब भी वेस्ट, जब भी कंप्रेस्ड वेस्ट जब भी इसमें डाला जाता है तो एक लेयर ऑफ कंप्रेस्ड वेस्ट डालते हैं, उसके बाद इसके ऊपर लेयर ऑफ मिक्सचर से कवर किया जाता है। मिक्सचर में क्या रहता है? सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल जो है वो डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, मतलब बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन जल्दी कराता है। तो एक लेयर ऑफ सॉलिड वेस्ट डाला जाता है, डिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है, उसके ऊपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल का मिक्सचर से कवर किया जाता है। बाद में फिर लेयर ऑफ compressed waste डाला जाता है। अगेन इट इज़ कवर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल। इस तरह पिट को जो है वो पूरा वेस्ट जो कंप्रेस्ड वेस्ट से भर देता है। एट सम प्लेसेस बायो रिएक्टर्स आर मिक्स। कोई कोई जगह में बायो रिएक्टर्स भी मिक्स किया जाता है। ये जो लिक्विड है, बायो रिएक्टर्स इज अ टाइप ऑफ अ लिक्विड विच हेल्प्स अ बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द वेस्ट एंड इंक्रीजेज द वेस्ट डिकम्पोजिशन। तो वेस्ट डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाता है अगर बायो रिएक्टर्स इसमें मिक्स किया जाता है। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोजेज द वेस्ट। तो जो भी सॉइल है, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं और जो लेयर ऑफ सॉइल्स डाला था उसमें भी माइक्रोब्स रहता है, ये सब माइक्रोब्स जो है वो वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी। जब ये पिट पूरा भर जाता है, जब ये पिट पूरा भर जाता है तो ऊपर की तरफ किससे कवर किया जाता है? स्लरी से। सॉइल स्लरी से कवर किया जाता है। सॉइल स्लरी क्या होता है? वेट सॉइल, गीला मिट्टी जो है उससे कवर किया जाता है।
Best compost is formed after few days. Such landfilling sites can be reused after the removal of compost. तो थोड़े दिनों के बाद ये जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, कंपोस्ट यानी फर्टिलाइज़र बन जाता है। और ये फर्टिलाइज़र कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ट्रीज ग्रो करने के लिए वी यूज़ दिस फर्टिलाइजर्स। और ये कंपोस्ट निकल जाने के बाद पिट खाली हो जाता है और लैंड फिलिंग साइट कैन बी अगेन रीयूज, तो ये वापस रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ कंपोस्ट। अभी इसमें और एक चीज़ है, अगर समझो ये ज़मीन में पानी बह रहा है या बारिश की वजह से पानी आ गया, तो ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ये वेस्ट में मिक्स हो जाता है और इसके वजह से सूएज कलेक्ट हो जाता है। नीचे जो है वो सूएज कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन ऑफ सूएज। और ये कलेक्शन जो सूएज कलेक्ट होता है उसको भी पंप करके बाहर निकाला जाता है। सो प्रोसेसिंग ऑन सूएज, सो वॉट एवर सूएज इज़ कलेक्टेड ओवर ईयर, इसको पंप करके बाहर निकाला जाता है और कलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ मॉडर्न लैंडफिल साइट्स। पेज नंबर 83 में क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गार्बेज वैन्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। नाउ डेज देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गार्बेज बाय कॉम्पैक्शन इन दोस वैन्स, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो अगर हम ऑब्जर्व करें जो ग्राम पंचायत गार्बेज वैन्स और जो म्यूनसिपालिटी गार्बेज वैन है, इसमें जो गार्बेज है उसको कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस करने की वजह से क्या एडवांटेज है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी? तो आंसर क्या है, नाउ डेज द गार्बेज is compressed in the garbage van. It is done so that more quantity of garbage can be collected at a time and transported to disposal sites. It also reduces transportation and disposal cost. तो garbage vans में garbage को compress किया जाता है। जब भी इसको दबा के compress किया जाता है garbage को, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इस तरीके से वैन में ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से इन दिस वे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है और डिस्पोजल कॉस्ट भी कम हो जाता है। लेट्स थिंक, ये पेज नंबर 83 में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई इज़ इट आस्क्ड टू सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट इन ईच होम। तो हर घर में आजकल हर घर में कहा जाता है कि जो वेस्ट होता है उसको अलग अलग करने के लिए, अलग अलग वेस्ट डस्टबिन में डालने के लिए, वेट और ड्राई वेस्ट। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, सेपरेट करने के लिए। क्या सेपरेट करने के लिए, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, सो दैट द ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड वेट वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड एंड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द ड्राई एंड द वेट वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट बी डन। तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये अवॉइड करने के लिए हर घर में वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट से रखा जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सारा का सारा एक ही जगह डिस्पोज किया जाएगा लैंडफिलिंग साइट्स में, और लैंडफिलिंग साइट्स में टन्स ऑफ गार्बेज कलेक्ट होता है और इसमें से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम हर घर में वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए। वेट वेस्ट को अलग रखना चाहिए और ड्राई वेस्ट को अलग रखना चाहिए। व्हाट इज़ डन विद द सेग्रीगेटेड वेस्ट। तो जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है, जो सेपरेट किया गया वेस्ट है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, उसे क्या किया जाता है, ड्राई वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड एंड वेट वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड कंपोस्ट। तो जो ड्राई वेस्ट है उसको रिसाइकल करके रीयूज़ किया जाता है और जो वेट वेस्ट है वो बायोगैस और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है ड्राई वेस्ट को डिस्पोज करना? तो आंसर क्या है, द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ ड्राई वेस्ट इज़ टू आइदर रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज इट। तो ड्राई वेस्ट को डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज इट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, सुएज मैनेजमेंट। सुएज का मतलब क्या होता है, जो गंदा पानी घरों से आता है, इंडस्ट्री से आता है, उस पानी को सुएज कहते हैं। In villages, domestic sewage is disposed of either in nearby soil or in biogas plant. तो विलेजेस में ये डोमेस्टिक सुएज को कहाँ डिस्पोज किया जाता है, सॉइल नहीं तो बायोगैस प्लांट में डिस्पोज किया जाता है। इन सिटीज़ सुएज इज़ कैरिड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेस। तो सिटीज़ में जो सुएज रहता है उसे कहाँ भेजा जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। प्लांट बोलेगा तो बड़ी बड़ी मशीन्स होता है जो गंदे पानी
पानी को साफ़ करता है, और ये साफ़ कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर मिक्सड विथ सुएज, तो सुएज में माइक्रोब्स मिक्स किया जाता है। अभी सुएज में जब माइक्रोब्स मिक्स किया जाता है तो इससे क्या होता है? दे कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड्स इन द सुएज, दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस ऑफ कॉलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा। तो ये माइक्रोब्स जो सुएज में मिक्स किया जाता है वो कोई भी कंपाउंड्स को जो सुएज में है उसे डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा कॉलेरा का जो पैथोजेंस है, टाइफाइड का जो पैथोजेंस है और अलग अलग बीमारी का जो पैथोजेंस है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सुएज आर डिकम्पोज्ड एंड गैसेस लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। तो माइक्रोब्स जब भी मिक्स किया जाता है सुएज में तो जो कार्बन कंपाउंड्स है उसे डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? Gases like methane and carbon dioxide which are released. Xenobiotic chemicals present in the sewage are decomposed by phenol oxidizing bacteria. अभी xenobiotic chemicals क्या होता है? जैसे कि फिनॉल्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, डाइज होता है, इसमें भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, और ये xenobiotic केमिकल्स को माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो ये xenobiotic केमिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए क्या डाला जाता है? फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। द स्लज दैट सेटल्स डाउन in this process is used as fertilizer. Water released after microbial treatment is environmentally safe. तो ये सब प्रोसेसिंग के बाद जो पानी निकलता है, सब माइक्रोब्स डालने के बाद जो पानी बाहर आता है वो एकदम साफ़ पानी रहता है, एनवायरमेंटली वो सेफ़ रहता है वो पानी यूज़ करने के लिए। और ये प्रोसेसिंग के बाद नीचे क्या सेटल हो जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में व्हाट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम? स्लज सेटल डाउन होता है, और ये स्लज क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। व्हेन एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड, when environment is polluted due to sewage, microbes are used as bioremediation. ना bioremediation का मतलब क्या है? कोई भी पोल्यूटन हो पानी में या सॉइल में, उसे कैसे निकाला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, और सुएज में जो भी कंपाउंड्स है उसे वो डिकम्पोज करता है ना। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये पेज नंबर 84 में दिया है। Which material should not be present in garbage for its proper microbial decomposition? तो गार्बेज में कौन सा मटेरियल्स नहीं डालना चाहिए? तो आंसर क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक, थर्मोकॉल, ई वेस्ट एक्सेट्रा which can kill microorganism helping in decomposition process should not be present in the garbage for its proper microbial decomposition. तो कभी भी गार्बेज में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं डालना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक होता है, थर्मोकॉल होता है, ई वेस्ट होता है। ई वेस्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को गार्बेज में नहीं डालना चाहिए। जब ये गार्बेज में डालते हैं तो क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहता है, जो वेस्ट में से वेस्ट को डिकम्पोज करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सब डिस्ट्रॉय करता है। So we should avoid putting non-biodegradable waste in garbage. How the sewage generated in your home और अपार्टमेंट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। तो घर में जो सुएज जनरेट होता है, सुएज का मतलब घर से कौन सा सुएज आता है? जब कपड़े धोते हैं और बर्तन घसते हैं या नहाते हैं, तो ये गंदा पानी जो घर में कलेक्ट होता है उसे कैसे डिस्पोज किया जाता है? तो सुएज फ्रॉम हाउसेस और अपार्टमेंट्स इज कलेक्टेड थ्रू सुएज पाइप्स इन स्मॉल टैंक्स फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट सुएज ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू ड्रेनेज पाइप। दिस सेफ वाटर इज़ देन रिलीज्ड इनटू द ओशन। तो जो घर से जो सुएज निकलता है, जो गंदा पानी घर से आता है, उसे पाइप से कहाँ लेके जाते हैं? स्मॉल टैंक्स में। और ये स्मॉल टैंक से ये वापस पाइप से कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? टू द नियरेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये लेके जाते, इसे कैरी किया जाता है थ्रू पाइप्स। और ये जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ होके बाहर आता है, जो साफ़ पानी जो बाहर आता है उसे कहाँ पे रिलीज़ किया जाता है? इनटू द ओशन।